अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर इसमें चल रहा है तो वो है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो आज पॉलिटिकल पार्टीज का जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो इससे पहले अगर आपको याद होगा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कितनी पार्टियां जो है हमारे लिए सुटेबल रहती है। तो वहां पे हमने आंसर दिया था उसका कि डिपेंड करता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, एक कंट्री का क्या है, नेचर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, कंट्री में जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो क्या है। तो वहां पे हमने वो पढ़ा हुआ था। जैसे कि हमने इंडिया की एग्जाम्पल दी थी कि हमारे इंडियन सिचुएशन के लिए जो है मल्टी पार्टी सिस्टम ठीक रहता है। तो अगर हम देखें आज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारी कंट्री इंडिया है तो यहां पे जो सिस्टम फॉलो होता है उसको हम कहते हैं फेडरेशन, यानी कि इंडिया जो है फेडरेशन सिस्टम फॉलो करता है। देख लीजिए फेडरेशन क्या है, याद कर लीजिएगा चैप्टर सेकंड जो मैं आपको पढ़ाया हुआ है, यानी कि फेडरलिज्म। वहां पे हमने कहा था कि फेडरलिज्म या फेडरेशन किसको कहते हैं। सिंपल मतलब है कि व्हेन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी कि जब पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब जब डिफरेंट स्टेट्स में पावर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने मेंशन किया हुआ है कि फेडरेशन का मतलब कि यहाँ पे पार्टियां जो है वो सेंट्रल लेवल पे भी है और इंडिया में जो है पार्टी सिस्टम जो है स्टेट लेवल पे भी है। तो इसी को हम फेडरेशन कहते हैं। अगर हम देखें तो कुछ ऐसी पार्टियां जो है हमारी कंट्रीज में है जो पूरे जो नेशनल वाइड है। ठीक है, तो जो नेशन वाइड हमारी पार्टीज है उनको ही हम नेशनल पार्टीज कहते हैं। अब देखो कि हर एक पार्टी जो है उसको रजिस्टर होना पड़ता है जो हमारा ईसीआई है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बात समझ जाए, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जो वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसी इंडिपेंडेंट जो हमारी इंडिया में है, जो रेस्पॉन्सिबल है टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको रजिस्टर होना पड़ता है इस ऑफिस में, ठीक है, ईसीआई में। लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि प्रिविलेज मिलता है। वो प्रिविलेज किस सेंस में उनको मिलता है, कहीं ना कहीं जैसे कि उनको यूनिक सिंबल दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ उन पार्टीज को दिया जाता है जो वेल एस्टैब्लिश्ड पार्टीज है। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। बात समझ में, ऐसा नहीं होता कि कोई पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं होती, तो रिकॉग्निशन तो सबको मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जैसे मैंने आपको कहा जिनकी एक अच्छी खासी फाउंडेशन बन चुकी है, जिनकी अच्छी खासी बेस बन चुकी है, जैसे हमारी कंट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जैसे हमारी कंट्री में बीजेपी है या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, तो उनको कुछ रिलीफ दे दिया जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि एक यूनिक सिंबल जो है उनको दिया जाता है, तो ऐसी पार्टी को हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से रिकॉग्नाइज करता है, तो इसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने जो है कुछ क्राइटेरिया होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना पड़ता है कि किस पार्टी को हम स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन सी पार्टी को जो हम नेशनल पार्टी जो है रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेट पार्टी है, यानी कि वो पार्टी जो स्टेट के लिए है, तो इसके लिए कंपलसरी है कि 6% वोट्स मिलने चाहिए। लेकिन कहां पे, स्टेट असेंबली में, यानी कि विद इन अ स्टेट इसको 6% वोट्स मिलने चाहिए और इसके अलावा जो है उसको 2 सीट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब है 6% वोट्स और 2 सीटें जो है उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलनी चाहिए, उसको रिकॉग्निशन दी जाएगी स्टेट पार्टी। इसी तरीके से जो हमारी कंट्री में पार्टी यानी कि नेशनल पार्टी अगर बात करेंगे तो नेशनल पार्टी जो है इसके लिए क्राइटेरिया है 6% वोट्स इन लोकसभा, यानी कि पूरी कंट्री लेवल में, लोकसभा लेवल में जो है उसको 6% वोट्स मिलने चाहिए और उसको जो है 4 सीटें 4 सीटें जो है उनको लोकसभा में मिलनी चाहिए। और जो ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। अभी मैंने कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी कंट्री वाइड होती है उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। अब देखो कि उस पॉलिटिकल पार्टी के कुछ यूनिट जो है स्टेट्स में भी होते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये सेंट्रल लेवल में भी पार्टी है और इसके यूनिट जो है स्टेट्स में भी फैले हुए हैं। आज हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर स्टेट में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी भी है। इसी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी को देखें, सेंट्रल लेवल में भी है, स्टेट लेवल में भी ये पार्टी है। तो ये पॉलिटिकल जो पार्टीज होते हैं इनका जो एजेंडा होता है, इनकी जो पॉलिसी होती है, इनका जो मैनिफेस्टो वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम होता है, यानी कि जिस पॉलिसी के थ्रू, जिस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो सेंटर में काम करते हैं वही जो है थिंकिंग वो स्टेट में भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये था कि क्राइटेरिया क्या है, कौन सी पार्टी को हम स्टेट पार्टी कहेंगे और कौन सी पार्टी को हम नेशनल पार्टी कहेंगे। टेक्स्ट के हिसाब से जाएंगे तो जो सर्वे हुई है 2006
तो 2006 में जो सर्वे हुई है उसके हिसाब से हमारी कंट्री में 6 नेशनल पार्टीज है। बात समझ में आ रही? वो हम आगे पढ़ेंगे हमारी कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे सिलेबस में, लेकिन यहाँ पे एक रफली आइडिया मैं दूंगा कि जो 2006 की सर्वे हुई है जिसके हिसाब से 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हमारी कंट्री में, उनमें से जैसे कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम कहते हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसी तरीके से हम देखें तो इसमें बीएसपी बहुजन समाज पार्टी है, इसी तरीके से हम देखें तो इसमें सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हुआ था सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो एनसीपी दैट इज नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। और ये है कि जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन प्रेजेंटली अगर हम देखें तो उसके बाद जो सर्वे हुई और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसमें ऐड हो गई, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, आम आदमी पार्टी, ठीक है। अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी जो है अब हमारे सेंटर में ही नहीं बल्कि आप देखो तो कुछ स्टेट्स में भी जो है आज आम आदमी पार्टी जो है वो आ चुकी है। तो ये है कि इंडिया जो है कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, तो हमारे सिलेबस में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो है दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है आईएनसी, तो आईएनसी को हम क्या कहते हैं? आईएनसी जो है इट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो ये ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हमारी कंट्री की मानी जाती है, ठीक है। और इसको फाउंड किया है ए ओ ह्यूम। तो अगर आप में से कोई याद रखना चाहिए, दिस इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इन 1885। और जिस टाइम ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी 1885 और उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इसका एक डोमिनेंट रोल रहा। तो डोमिनेंट रोल जो है इसका नेशनल लेवल पे भी रहा था और स्टेट लेवल जो है उसका भी रहा था। याद कर लीजिए, इससे पहले भी मैंने आपको कहा था जिस टाइम हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जब स्टार्ट किया हुआ था, तो हमने कहा था कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिसमें से हमने सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहा था कि जो हमारी कंट्री के पहले 3 जनरल इलेक्शन हुए थे तो उनमें से जो है क्लियर मेजॉरिटी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले वही हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि डोमिनेटिंग पोजीशन इसकी नेशनल लेवल पे भी रही, स्टेट लेवल पे भी रही थी 1977 तक, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें तो फिर से ये पावर में आई थी 1980 से लेके 1989। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लिटिल बिट जो इनका थोड़ा सा जो यहाँ पे पावर डिक्लाइन हुआ था, लेकिन उससे जो है ज्यादा जो है वो फर्क नहीं हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस पार्टी का जो सपोर्ट है जो डिक्लाइन हुआ वो हुआ था फ्रॉम 1989, ठीक है। पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये पार्टी जो बिलीव कर रही है, सबसे पहला फीचर है इनका दैट इज सेक्युलर सिस्टम। सेकेंड इनका जो फीचर है वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, ठीक है, यानी कि ये फॉलो कर रहे हैं सोशलिज्म को। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यही एक रीजन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये पॉलिटिकल पार्टी जो इसका एक डोमिनेंट फीचर रहा था सेंटर और स्टेट लेवल में। सबसे पहले बात करेंगे तो ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सेक्युलर सिस्टम पे बिलीव कर रही थी। सेक्युलर सिस्टम का मतलब कि ये बिलीव कर रहे थे कि हमारी कंट्री का अपना कोई रिलीजन नहीं है, या जो वाकई में हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जितने भी रिलीजन हमारी कंट्री में उन सबको इक्वल रेस्पेक्ट देना, ठीक है। तो उस पर ये बिलीव कर रहे थे। इसी तरीके से जो है वेलफेयर ये वीकर सेक्शन जो हमारी कंट्री में जो वीकर सेक्शंस है, जो बीपीएल की पॉपुलेशन है या जो बैकवर्ड कैटेगरी है, चाहे वो एजुकेशनली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, ठीक है, तो उनको जो है ये फेवर कर रहे थे। इसी तरीके से जो सोशलिज्म देख लीजिए हमारी कंट्री में आजकल जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है दैट इज सिंपली जो हम बात कर रहे थे अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स जिससे अपलिफ्टमेंट हो जाए, जिससे एटलीस्ट जो है एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो वीकर सेक्शंस को मिलना चाहिए। इसी तरीके से इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि हमारी कंट्री जो है यहाँ पे डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी हमारे रिलीजन में, डाइवर्सिटी जो है हमारे रीजन में, डाइवर्सिटी जो है लैंग्वेजेस में, डाइवर्सिटी जो है कल्चर्स में। इसीलिए जो है इन सब चीजों पे जो है ट्रूली बिलीव कर रही थी ये पार्टी। तो इसीलिए जो है अप टू 1989 तक इस पार्टी का जो है डोमिनेंट रोल रहा था सेंटर और स्टेट लेवल में भी, ठीक है। अगर हम जो 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कोट किए हुए इलेक्शन 2004 की बात करें तो जो लोकसभा इलेक्शन 2004 हुआ था तो उसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ही वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हो गई, जिसको शायद आई गेस 145 सीटें जो है उस टाइम मिली थी। और उसके बाद जो है उन्होंने कोलिशन में लेकिन जो है गवर्नमेंट उस टाइम बनाई थी। बट अनफॉर्चुनेटली इस पॉलिटिकल पार्टी का जो सबसे बड़ा डिक्लाइन हो गया था वो 2014 के इलेक्शन में हो गई थी, जब इसको सिर्फ 44 जो है सीट्स मिली। यहां तक की बात करें कि ऐसा नहीं कि इन्होंने जो है कैंडिडेट्स
पहले सिलेक्शन नहीं रखे थे, कम से कम जो है मोर देन 440 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इनके कैंडिडेट्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो है इस पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ 44 सीट जो है 2014 के इलेक्शन में मिले। तो ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है किस तरीके से ये हमारी डोमिनेंट फीचर इसका पहले से रहा था, किसने जो इसको फाउंड किया था, और उसके बाद इनकी आइडियोलॉजी क्या है और इनका जो है डिक्लाइन कैसे होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी दैट इज बीजेपी। तो इससे पहले जो है हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा, तो उसके बाद जो सेकंड इसमें है दैट इज बीजेपी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये 1980 में आई। एक्चुअली इसको रिवाइव किया गया था, यानी कि इससे पहले जो था वो था भारतीय जनसंघ। तो हम कह सकते हैं कि टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो है था। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी छोटी सी, लेकिन उसके बाद उसको रिवाइव किया गया, और रिवाइव जो इसने किया था, या हम कह सकते हैं कि 1980 में जिसने ये फाउंड की थी, तो वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बट अगर आप में से कोई याद रखना चाहे तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो जिन्होंने 1980 में जो है इस पार्टी को कहीं ना कहीं फाउंडेशन डाली थी। अब इस पॉलिटिकल पार्टी की हम आइडियोलॉजी देखें, ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी क्या है इसकी, ये चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना। ठीक है, लेकिन जो ये स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इसकी जो इलस्ट्रेशन है, ये चाहते हैं कि एंशिएंट कल्चर से आए और जो है हिंदुत्व होना चाहिए। अब मैं क्लियरली आपको ये बता दूं कि इससे पहले हमने जो आइडियोलॉजी पढ़ी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमने कहा था कि वो सेक्युलर सिस्टम को फॉलो कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जितने भी रिलीजन्स हैं उन सबको इक्वल मानते हैं, सारे रिलीजन्स उनको इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन बीजेपी की जो आइडियोलॉजी वो थोड़ी डिफरेंट है, कहीं ना कहीं ये एंशिएंट कल्चर, और हमें पता है इससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ है एंशिएंट जो पीरियड हमारा था, तो एंशिएंट पीरियड में सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि जो मेजोरिटी रूल जो चल रहा था तो वो का था, हिंदुइज्म का था। तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी है कि स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन वो किस बेस पे होना चाहिए, वो हिंदुइज्म पे होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो इनका है, ये चाहते हैं पूरी तरीके से टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल, किस पे, ओवर J&K पे। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक्सेप्शंस थे। एक्सेप्शंस ये थी क्योंकि इससे पहले भी हमने फेडरेशन का पढ़ा, हमने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ स्टेट जो हमारी इस कंट्री में है उनको एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन का मतलब यह है कि उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था आर्टिकल 370, जिसकी वजह से हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसकी वजह से जो है हमारा अपना फ्लैग था। ठीक है, और बाकी भी जो है उसमें बहुत सारी जो स्पेशल प्रिविलेज थे, कहीं ना कहीं ये जो है उस प्रिविलेज सिस्टम को हटाना चाहते थे। सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं, मतलब जहां पे भी जिसको भी कुछ प्रिविलेज मिला है, तो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि हम जम्मू कश्मीर पे भी जो है पूरी तरीके से हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल भी होना चाहिए और टेरिटोरियल, यानी कि पूरी तरीके से जो जम्मू कश्मीर जो है ये अब क्लियरली पार्ट जो है हमारी कंट्री का होना चाहिए। और ये चाहते थे कि सारे जो है वो इक्वल होने चाहिए, किसी के पास जो है किसी भी टाइप का प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो इनका था बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्शन। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राइट है, दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो हमारा राइट है फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, जिसमें से हमारा राइट टू रिलीजन आ जाता है, तो उसमें एक राइट हमारा है कि एवरी पर्सन इज फ्री टू चूज टू प्रोपेगेट, जो है वो कोई भी रिलीजन जो है वो प्रोपेगेट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकते हो, किसी भी रिलीजन जो है उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये उस चीज के खिलाफ थे। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो है, क्योंकि जो ये एक पॉइंट इनका है बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्शन, इनका नहीं मानना था कि जो है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो हिंदूज है वो अपने रिलीजन से जो है कन्वर्ट होके कोई और रिलीजन जो इसको अडॉप्ट करे। अगर हम देखें तो पहले इस पॉलिटिकल पार्टी की जो बेस थी वो पूरी कंट्री लेवल में नहीं थी। सबसे पहले जो इनकी जो स्ट्रांग थी वो कुछ ही पार्ट्स में जो है स्ट्रांग था। लाइक सही पर्सन अगर हम बात करें कुछ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है इनका जो बेस था वो स्ट्रांग था, जिसमें हम बात करें गुजरात था, जिसमें से महाराष्ट्र था, जिसमें से राजस्थान था। इसके बाद हम देखें तो जैसे हिमाचल की हम बात करें, लेकिन आज हम देखें तो ऑल ओवर द जो है कंट्री में जो है इस पॉलिटिकल पार्टी की बेस बन चुकी है। ऐसी कोई भी स्टेट जो है वो नहीं है जहां पे आज बीजेपी की पार्टी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आई थी वो आई थी 1998 में, लेकिन उस टाइम जो है मेजॉरिटी गवर्नमेंट में नहीं थी, ये थी विद अलायंस। ठीक है, यानी कि इस वाली पार्टी को जो है मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिली थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो तब जाके जो है अलायंस में पहली बार जो है गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा इनका यू टर्न रहा था वो था 2014 का इलेक्शन। 2014 के इलेक्शन में ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है इमर्ज हो गई
विद रिकॉर्ड ब्रेकिंग 282 मेंबर्स जो है उनको मिले थे, ठीक है। एंड फाइनली इस तरीके से जो है ऑन 21 मई 2014 जो है इन्होंने गवर्नमेंट बनाई विद नरेंद्र मोदी जो है वो इनके प्राइम मिनिस्टर बनी। मैं सिंपल यहां पे ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले हमने कहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी को हम कैसे पहचानते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से, उनके जो है लीडर से, ठीक है। इससे पहले भी हमने कहा था कांग्रेस का सबसे ज्यादा जो फेवर जा रहा था उनकी आइडियोलॉजी उनके फेवर में जा रही थी, उनके लीडर्स जो उनके फेवर में जा रहे थे। क्योंकि अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू जैसा लीडर, इंदिरा गांधी जैसे जो है लीडर, राजीव गांधी जैसा लीडर जो उनके पास, और वैसे ही कहीं ना कहीं जो आज हमारी कंट्री में फेवर कर रहा है बीजेपी को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म में जो उनकी आइडियोलॉजी फेवर कर रहे हैं उनको, वो एंशिएंट कल्चर या हिंदुत्व की बात करें इसमें, ठीक है, या कहीं ना कहीं जो उन्होंने प्रॉमिस दिया था अपने फॉलोअर्स को कि जेएनके का जो स्पेशल स्टेटस है, ठीक है, तो उसको हम खत्म करेंगे, इसको जो है हम पूरी तरीके से टेरिटोरियल पॉलिटिकल कंट्रोल इस पे करेंगे, या कहीं ना कहीं जो है किसी एक लीडर का इन्फ्लुएंस आ जाता है, जैसे कि इस पॉलिटिकल पार्टी में नरेंद्र मोदी का इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो ये था, पहले हमें आईएनसी और उसके बाद जो है बीजेपी।